हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए आज रेलवे ग्रुप डी के नेक्स्ट सेशन में आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आपके रेलवे ग्रुप डी ने एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया फेज सेकंड का। तो उसका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, और फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम जो है आपका 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच। तो गाइज़ इस बीच में आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और ये प्रैक्टिस जितना आप अधिक से अधिक करेंगे आपके उतने ही अच्छे मार्क्स गेन होंगे एग्ज़ाम में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे ग्रुप डी बार बार इसको क्या करता है, रिपीट करता है ऐसे क्वेश्चनों को। तो ध्यान रखें ये नंबर सिस्टम से लिया गया पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले आप स्वयं हल करेंगे, इसके बाद आप इसका सलूशन देखेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। दो संख्याओं का योग 9 है और इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 यानी 1/2 है। तो कहता है इनमें से एक संख्या कौन सी है। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मैंने मान लिया कि वो दोनों ही संख्या क्या होंगी, x एंड y होंगी। तो दोनों का सम कितना है 9। और साथ ही कहते हैं इनके व्युत्क्रमों का योग, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x इंटू 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू कितना है 1/2। आगे मैं करूँ इसको सॉल्व तो x/y और ऊपर हो जाएगा आपका y प्लस x इजिकल टू 1/2। गाइज आपको देख रहे होंगे कि ये जो x प्लस वाई है इसका सम कितना है 9, यानी इसकी जगह मैं 9 रख सकता हूँ। यानी उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि 9/x इंटू वाई इक्वल्स टू 1/2। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 किसके इक्वल है 9 के। यदि 1 9 के इक्वल है तो 2 कितना हो जाएगा 18। मैंने ये कह सकता हूँ कि x/y जो है तो 18 है यानी 18। तब मैं ये कहूँ कि ऐसी कौन सी दो संख्या हूँ जिनका आपस में हम तोड़ें तो दोनों का सम 9 हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 18 आ जाए यानी 18 आ जाए। तो आप ये जानते हैं कि 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, और इन दोनों का सम भी कितना होता है 9 होता है, प्रोडक्ट क्या होता है 18 होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यही इन दोनों में से वो कोई एक संख्या होगी जो इन दोनों को आपस में गुणा करने पर एक तो इनका सम 9 आता है, इन दोनों जोड़ने पर 9 आता है और गुणा करने पर 18 आता है। तो अब अपने ऑप्शन में देख लेंगे क्या इन दोनों में से कोई एक संख्या है। तो यस, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर आंसर, यानी 6 ही आपका वो करेक्ट आंसर होगा। यदि इसमें से 6 की जगह 3 दिया होता तो 3 भी मैं मान लेता, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका कि दोनों ही आपको गिवन हो, दोनों में से एक ही, क्योंकि ऑप्शन में एक ही पूछ रखा, एक संख्या कौन सी होगी। क्लियर। ये तो पूरा डिस्क्राइब कर दिया मैंने बेसिक से भी, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को ये पूरा लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। आपको ये सोचना है कि दो संख्याओं का योग सम 9 है, तो आपको क्या करना है दिमाग में रखना है कि दो संख्याओं का सम हमें 9 रखना है और उनका व्युत्क्रम में यदि उन्हीं संख्याओं को 1/, इस सवाल को यदि आपने लिख के सॉल्व कर लिया तो देना आसान हो जाएगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को और देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर सिस्टम से कम आपके रेलवे ग्रुप डी में 2 से 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बाकी हर एक चैप्टर हो, चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम का ये सेकंड क्वेश्चन है और कहता है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। और ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 56 32 654, 56 32 654। ऑप्शन नंबर आपके पास बी है
65 42 65 42 176। ऑप्शन नंबर सी है आपका 72 72 53 एंड 566 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी गिवन है 48 72 एंड 290। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। कहता है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, यानी आपको देखकर इस क्वेश्चन को आंसर दे देना है 2 सेकंड के अंदर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपसे क्या हो, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम आपको पता हो। आइए हम कुछ बेसिक चीज़ आपको बताए दे रहे हैं 1 2 3 4 के, लेकिन इस आपको ये आना चाहिए तभी आप ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। जैसे 2 का विभाज्यता क्या होता है कि यूनिट डिजिट पे यानी इकाई अंक में हम क्या देखते हैं 0 2 4 6 एंड 8। यदि ये यूनिट डिजिट पे ये संख्या आ गई देन वो 2 से क्या हो जाएगी, आपकी डिविजिबल हो जाएगी। साथ ही मैं 3 का विभाज्यता की बात करूं तो 3 का विभाज्यता क्या कहता है या 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो भी नंबर्स आपके गिवन है, ये जितने भी नंबर्स आपके गिवन है, इन सब का आपस में क्या कर देना है, सम कर देना है। और सम करने के बाद जो भी नंबर है, यानी इनका आपस में सम करने के बाद जो भी नंबर है वो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, यानी भाज्य होना चाहिए। यदि भाज्य नहीं हो रहा है तो वो 3 से भाज्य नहीं होगी, और यदि हो रहा है तो हो जाएगी। यानी इस बात को ध्यान रखेंगे आप। जैसे मैं इस नंबर को चेक करता हूँ क्या ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसका सम क्या हो जाएगा 11 11 3 14 14 और 2 16 16 और 6 22 22 और 5 27 और 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 की यही डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई भी नंबर आपकी गिवन हो उन सभी का आपस में सम कर दो तो वो 3 से भाज्य होना चाहिए। यदि भाज्य नहीं हो रहा है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी, चूँकि 4 का हमसे पूछ रखा है इसलिए मैं 4 का बताना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ बंदा भी होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि हमेशा आपको राइट साइड से, किस साइड से देखना है, राइट साइड से। क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट। जैसे ये नंबर गिवन है तो लास्ट का 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, जितने भी आपके गिवन है नंबर्स, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। और देखना है क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे मैं 54 को ले लेता हूँ तो 54 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, इसमें रिमाइंडर बचेगा कितना, तो ये आपका 2 बचेगा। इसलिए डिविजिबल होने का मतलब होता है कि कंप्लीट, शेष फल एक भी नहीं बचना चाहिए। यदि शेष फल एक बच गया या तो हमारा वह भाज्य नहीं माना जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते समय राइट साइड से चेक करना है और लास्ट के 2 अंक लेने हैं, और जो हमारा नंबर इनमें से 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा देन वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से हमारी डिविजिबल हो जाएगी, यानी जो भाग है हमारा वो कंप्लीट चला जाएगा। तो देखिए अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, और आपसे तो उस टाइम पे आता हुआ होगा, तो उस समय आपको चेक बस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 से ये तो जा ही नहीं रहा था, इसको चेक कर लेंगे तो 4 1 जब 4 3 वजन 9, यानी ये 4 से चला गया। क्लियर, यानी ये 4 से डिविजिबल है, यानी कंप्लीट नंबर भी है डिविजिबल है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल में नेक्स्ट जब इसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फिर मैं डिविजिबिलिटी के एक आप प्लेलिस्ट बना के आपको सेंड कर दूंगा। फ़िलहाल अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही आपके पास, तो दोनों लोग मिलकर जितने क्वेश्चन हो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, कहता है कि 276 276 x1
कहते हैं ये नंबर है और ये नंबर जो है 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से क्या है? ये विभाज्य है। यानी ये जो भी नंबर है ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। और कहता है साथ में तथा x के सभी संभावित मानों का योग, x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर? जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सभी का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या सभी से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब इसमें तो नंबर नहीं है और x की वैल्यू पूछ रखा है, तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है 12, 15, 18 एंड 20। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 + 7 + 6 + x + 1 = 2। तो 7 2 9 9 6 15 15 और 1 16 यानी 16 + x। अब वो कह रहा है कि 3 से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ये 3 से कैसे डिविजिबल होगा? यानी x के ऐसे कौन कौन सी वैल्यू हम रख लें कि जो ये 3 से डिविजिबल हो जाए। यानी 16 से आगे कौन सी वह फर्स्ट नंबर होगी जो 3 से डिविजिबल होगी। तो यदि मैं 1 रखूँगा तो ये 70 होगा जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। 18 3 से क्या डिविजिबल है? यस। तो x का पहली वैल्यू क्या होगी हमारी? 2। क्लियर? x के सभी संभावित मान निकालना है। 3 रखिए, 3 से क्या बनेगा? 19 हो जाएगा। 19 क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 4 रखिए, 4 से क्या हो जाएगा? 20, 23 से डिविजिबल नहीं है। 5 रखिए, 5 से क्या हो जाएगा? यस, 5 से हमारा ये 3 डिविजिबल हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 5 रखने पर कितना आएगा? 25 और 21। 21 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 22 आएगा, क्या होगा? नहीं होगा। 7 रखेंगे क्या आएगा? नहीं होगा। 8 रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, 8 भी हमारा क्या होगा? 3 से डिविजिबल। 9 पे नहीं होगा और आगे मुझे लेना नहीं है। क्लियर? क्योंकि मैक्स जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम 1 डिजिट के नंबर लेते हैं, 1 to 9। तो कितने आ गए? 2 आ गया, 5 आ गया एंड 8। और कहता है कि ये x के सभी संभावित मान हैं, लेकिन ये हमसे नहीं पूछ रखा है। हमसे बोला कि सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, यानी सम। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 एंड 15। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आपका सही आंसर 15 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन और ये पैटर्न के क्वेश्चन अभी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो याद रखें कैसे निकालना है इनको और किस प्रकार से इनके संभावित मान हो सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके स्टेट एग्ज़ाम में पूछा गया 3 बार का क्वेश्चन है। कहता है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 86, ऑप्शन नंबर बी 82, ऑप्शन नंबर सी 84 एंड ऑप्शन नंबर डी 81। देखिए, ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है 1 to 100 अप टू,
यानी 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। साथ ही इसी क्वेश्चन को एक बनाता है 1 से लेकर 50 तक अप टू 50 कितनी और एक बनाता है 50 टू 100 कितनी अभाज्य संख्या है। क्लियर। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं से, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कोई भी ट्रिक अपना नहीं लगा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कितनी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन सी संख्या होती है। यदि एक एक चीज़ आपको पता होगा तभी इसके अपना आंसर लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। इसलिए नंबर सिस्टम एक लेंदी चैप्टर बन जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ अभी फ़िलहाल कि 1 से लेकर 100 तक में यानी 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर होती हैं। कितने प्राइम नंबर होती हैं यानी भाज्य संख्याएं आपकी 25। और 1 से 50 तक में कितनी होती हैं 15, और 50 से 100 तक में कितनी होती हैं 10। तो ये आपको मेनली याद रखना होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या कि ये पूछ लिया कि 1 से लेकर 50 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, लिखा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताना है। तो पहले बात तो आपको ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी हमारी हो सकती है। आइए मैं बताता हूँ कि एक तो अभाज्य संख्या है क्या यानी प्राइम नंबर है। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, इसका फैक्टर आपको याद रखना है कि एक तो ये इटसेल्फ होगा, एक तो ये क्या होगा इटसेल्फ होगा, और दूसरा क्या होगा 1। यानी ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर केवल और केवल 2 हो, एक और दूसरा स्वयं। यानी यदि मैं कहूँ जैसे कि मैंने ले लिया 11 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो सकता है, एक तो 1 होगा, एक का डिविजिबल होगा, और दूसरा क्या होगा स्वयं 11 होगा। यानी प्राइम नंबर वही नंबर्स हैं जिनके 2 ही फैक्टर ओनली आर इन ओनली 1 एंड सेकंड इटसेल्फ। यानी जो संख्या वही संख्या से डिविजिबल हो और साथ में एक क्या हो 1 से हो। यही 2 नंबर यदि हैं तो वह आपकी क्या है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। साथ ही आपको 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो याद रखें ये आपसे आना चाहिए। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97। प्राइम नंबर जो है 2 की सबसे मैक्सिमम क्या है 97 है, और 2 अंक की सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होगी वो कौन सी होगी 11 होगी। और इन्हीं का तो अंतर पूछ रखा, बोला है अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 86। तो योर आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर। यानी आपका आंसर नंबर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, और 86 इज करेक्ट आंसर है आपका। और याद रखें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97 होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी 11 होगी। और आपको 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को याद भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब ये जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, बैंक तक के में भी आपकी ये क्वेश्चन आते हैं। तो कहता है यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो। क्या कहता है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो
क्षेत्रफल समान हो तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका √7/√22। ऑप्शन नंबर बी है आपका π/1। ऑप्शन नंबर सी है √π/1। ऑप्शन नंबर डी है √22/√7। क्लियर? यानी आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, साथ ही साथ आपके पास क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। आइए पहले आप स्वयं से हल कर लेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसा क्वेश्चन कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? a²। यदि भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a²। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आई होप इतना आपसे आता होगा। और आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a²/r² = π/1। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है कि वर्ग की भुजा, अब भुजा ए है तो मैंने इसको ए लिख लिया, और वृत्त की त्रिज्या आर है तो आर को मैंने इधर ला लिया। लेकिन वो पूछा है कि भुजा और त्रिज्या का रेशियो, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर का रेशियो है, तो भुजा क्या हो जाएगी? a/r = √π/1। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो √π/1 रेशियो में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड, √π/1। क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखे गए हैं एग्जाम्स में, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूरी है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी आपका मेंसुरेशन से ही रिलेटेड है, और जैसा कि मैंने कहा कि मिसलेनियस टाइप लगाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन मिसलेनियस ही आएंगे आपके। अब चैप्टर वाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25%, 30% और 25% बढ़ाई गई है, बढ़ाई गई है। इसमें इससे बनने वाला आयत, इससे बनने वाला आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होता है? क्लियर? ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 60%। ऑप्शन नंबर बी है आपका 75%। ऑप्शन नंबर सी है आपका 62.5%। एंड ऑप्शन नंबर आपका डी है 55%। गाइस, तो पहले क्वेश्चन आप हल कर लें और फिर सॉल्यूशन चेक कर लेना है। जैसे कि आपको दिया है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः इतने % बढ़ा दिया गया है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या है। तो वर्ग आपको ये तो पता ही, स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो गया,
स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी है कि सारे ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इनके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये सभी किस पे होते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर। तो कहता है कि वर्ग की लेंथ एंड ब्रेथ को इतने इतने % बढ़ा दिया गया। आइए स्टार्ट करते हैं। चूंकि इसके लेंथ एंड ब्रेथ सेम होते हैं सभी, और सेम होते हैं इसलिए हम सबसे पहले एल लिख लेते हैं और ब्रेथ लिख लेते हैं। क्लियर। 30% की फ्रैक्शन आप निकाल लें। गैस एक बात और है, जब तक आपसे फ्रैक्शन नहीं समझ पाएंगे तो आप संभव है कि इसके आंसर भी नहीं निकाल सकते हैं आसान से। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। कहता है सपोज दैट ये वर्ग की लेंथ है, तो यदि पहले 10 रही होगी लेंथ, तो 3 बढ़ा दिया गया तो अब कितना हो गया, 13। साथ ही इसमें यदि ब्रेथ में आ जाए तो पहले यदि उसकी ब्रेथ कितनी रही होगी, 4 रही होगी। क्लियर। जब 4 रही होगी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर। चलिए, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो ये तो स्क्वायर है और ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर की चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो इनको इक्वल करिए। तो ये इक्वल कैसे होंगे, तो यदि मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। या तो 5 से इसको 2 कर दें और इसको 5 से कर दें तो 5। हाँ क्लियर। यानी इसमें मैं क्या करूं, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कितना कर दूं, 5 की मल्टीप्लाई, तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। अब ये हमारे दोनों क्लियर हो, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है तो उसको सेम करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और लेकिन ये कितना हो जाएगा, 26, और ये कितना हो जाएगा, 25। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितना आएगा, 400। अब इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना आ जाएगा, तो 25 छिक्का कितना होता है, 150, और 25 दूना 50, 50 10 60, 5 65, ये आ गया। यानी इस वर्ग से ये क्षेत्रफल बना तो इसका क्षेत्रफल कितना, आयत बना तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 650, और इसका कितना है, 400। अब यही कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक होता है, कौन, रेक्टेंगल का। तो यहाँ कितना है आप चेक कर लें, 400 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, यानी 250 अधिक हो रहा है क्षेत्रफल, किससे, 400 से। तो वो परसेंट में पूछ रहा है तो आप परसेंट निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से डिवाइड कर दें तो 4 छंग 24, 24 एक हो गया, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 62.5% योर आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, ये करेक्ट आंसर है। आइए, तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझना होगा कि स्क्वायर में हमेशा लेंथ एंड ब्रेथ सेम होते हैं, इसलिए मैंने इसको सेम किया, और जब इसको सेम किया तो इधर भी मुझे उस सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इसमें अंतर होना चाहिए उतना इसमें भी अंतर करें, क्योंकि इसी से तो ये इंक्रीज हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो ध्यान रखें इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो। और सबसे बड़ी बात कि अर्थमेटिक के जब भी सवाल आते हैं तो लगभग आपके 90% रेशियो से यानी फ्रैक्शन से हल होते हैं, इसलिए आपसे परसेंट और रेशियो दोनों ही आना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। n भुजाओं वाले एक बहुभुज में, n भुजाओं वाले एक बहुभुज में, n भुजाओं वाले एक बहुभुज में कितने कोण होंगे, कितने कोण होंगे। और
आपके पास ऑप्शन है n 2 5 एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका 10। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या याद रखना है, एन भुजा वाले हैं तो एन ही एंगल बनेंगे, क्योंकि जितनी भुजा उतने कोण। क्लियर? तो इस तरह के जब भी सवाल आए तो आपको याद रखना है। आइए और एक और मेंसुरेशन से क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है शंकु P का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। क्लियर? 7, 8, 9। कहता है शंकु P के शंकु P का तो शंकु P का एक वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु P का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु Q के, ये शंकु P है और ये शंकु Q के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 7 गुना है, 7 गुना है। शंकु Q की तिर्यक ऊंचाई, शंकु Q की तिर्यक ऊंचाई, शंकु Q की तिर्यक ऊंचाई शंकु P के तिर्यक ऊंचाई का, शंकु P के तिर्यक ऊंचाई का, शंकु P के तिर्यक ऊंचाई का 7 गुना है, 7 गुना है। तो शंकु P के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु P के आधार का क्षेत्रफल, शंकु P के आधार का क्षेत्रफल, और शंकु Q के आधार का क्षेत्रफल, शंकु Q के आधार का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24:1:1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 343:1, ऑप्शन नंबर सी है आपका 49:1 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 7:1। ये आपके पास 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि शंकु P का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु Q के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 7 गुना है। और कहता है शंकु Q की तिर्यक ऊंचाई शंकु P के तिर्यक ऊंचाई का 7 गुना है। आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो आपका P शंकु है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l। तो मैं इसको L1L2 ले लेता हूँ और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ले लेता हूँ कि πr_l L1 और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ πr_l। क्लियर?
अब ये P है और ये Q है, तो क्या कहता है, शंकु P का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र Q से 7 गुना है, इससे ये 7 गुना है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P अपान Q का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी पाई आर एल जो होगा अपान पाई आर एल जो होगा L1 L2, वो क्या होगा 7/1। आई होप क्लियर हो गया। साथ में कहता है कि शंकु Q की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है L1, यानी मैं कह सकता हूँ कि L1 अपॉन L2, L1 ये P है, शंकु Q की तिर्यक ऊंचाई, शंकु Q ये है, तो ये 1 ये 2 तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं L2 अपॉन L1। कहते हैं 7 गुना है, Q की तिर्यक ऊंचाई ऐसा लिख लेते हैं कि L2 और L1 क्या कहता है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, P के तिर्यक ऊंचाई का 7 गुना है, P ये है, इससे 7 गुना यानी ये ऐसा हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/7। आई होप कि क्लियर होगा। लेकिन वो मुझसे पूछा क्या है, वो मुझसे पूछा है कि शंकु P के आधार का क्षेत्रफल और शंकु Q के आधार का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी आधार का क्षेत्रफल का अनुपात। तो आधार कैसा होता है, सर्कल, यानी सर्कलाकार होता है, यानी वृत्त के आकार। तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्लियर, पाई आर स्क्वायर होगा। तो जब भी पाई आर स्क्वायर होगा और उसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से क्या होगा आपका, एक तो यहाँ से आपके सेम होंगे, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ तो गाइस L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमें मिल गई है 1/7, और L1 अपॉन L2 की यदि वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पास, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 49/1। आई होप कितनी बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, यानी आधार कैसा होता है, वृत्त के आधार आकार के आकार पर, और आपको इसी का रेशियो पूछ रहा है, यानी पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 स्क्वायर, और बस R1 की जगह इनकी वैल्यू रख देना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चूँकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी R1 का स्क्वायर अपान R2 का, यानी 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 401 अपान और 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ आए। यानी सबसे पहले हमने क्या कर लिया, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिए, यानी पाई R1 अपॉन पाई R2 L2, और 7/1 रेशियो आ गया, पाई से पाई कैंसिल, यानी R1 L1 अपॉन R2 L2 की वैल्यू क्या आ गई, रेशियो 7/1। लेकिन हमें यहाँ तिर्यक ऊंचाई दे रखा था, तो यहाँ से मैंने उनकी हाइट निकाल ली, लेंथ निकाल लिया, तिर्यक स्लैंट हाइट, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दिए, और यहाँ से R1 R2 की वैल्यू आ गई 14/1 रेशियो में, और बस हमको आधार का क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रखा था, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप क्लियर हो गए। आइए नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, और अगला सवाल जो होगा ये भी अच्छे सवाल है आपका, और इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और आसान भी होते हैं, कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित किया जाता है तो
किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचता है। 3 शेष फल बचता है। शेष फल बचता है। जो भी नंबर हो आप इसको रख लें। तो इस तरह के भी सवाल गाइस बहुत सारे आते हैं हल करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो नंबर्स गिवन है इनका आप एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम 24 का गुणा 5 से कर देंगे तो 24 पंचे कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका 5, 6 एंड 8 का जो एलसीएम हो जाएगा 24 × 5 यानी 120 समथिंग आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी 4 पंचे 20 और 2 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12। अब कहता है कि ये तीनों ही नंबर्स इसको डिविजिबल करती हैं। क्लियर। तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता मतलब इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 123। तो योर आंसर विल बी 123 इज करेक्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और ऑप्शन आपके पास गिवन होगा। इस बार मैंने ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा 123। ध्यान रखें ऐसे भी क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आते हैं कि इतने इतने संख्या है, किसी को डिविजिबल करते हैं, प्रत्येक स्थिति में इतना शेषफल बचता है, तो बताइए वो संख्या कौन सी होगी। तो आपको ये मानना होगा कि इन तीनों का एलसीएम ही तो होगा वह संख्या जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। और यदि प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है यानी वो नंबर में यदि 3 ऐड कर दिया जाए तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी वह संख्या हो जाएगी। आइए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन। आज के एग्ज़ाम के आधार पर एक न्यू पैटर्न आधारित क्वेश्चन आने लगे हैं। 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं और दोनों स्टेटमेंट के आधार पर आपसे सलूशन चाहता है वो। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मोहन के पास, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, मोहन के पास 3 विभिन्न आकार के मोहन के पास 3 विभिन्न आकार के 5 बोर्ड हैं। 5 बोर्ड हैं। कितने बोर्ड हैं? 5 बोर्ड हैं। कौन कौन से में? एक है वर्गाकार, दूसरा है आयताकार, दूसरा है आपका आयताकार और तीसरा है आपका बेलनाकार। ये 3 विभिन्न प्रकार के हैं। फिर कहता है उसके पास कितने, और वृत्ताकार, बेलनाकार तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, हो सकता है लेकिन वृत्ताकार। आगे कहता है उसके पास कितने वृत्ताकार बोर्ड हैं। उसके पास कितने वृत्ताकार बोर्ड हैं। उसके पास कितने वृत्ताकार बोर्ड हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न। और स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसी में कहता है कि यहाँ 3 वर्गाकार बोर्ड है। यहाँ 3 वर्गाकार बोर्ड है। वर्गाकार बोर्ड हैं। यहाँ 3 वर्गाकार बोर्ड है। और ये फर्स्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट है, कहता है वो आयताकार बोर्डों की संख्या वर्गाकार बोर्डों की संख्या की 1/3 है। आयताकार बोर्डों की संख्या
आयताकार बोर्डों की संख्या वर्गाकार बोर्डों की संख्या का 1/3 है। 1/3 है। तो अब आपके पास इस तरह का एक लिखा हुआ रहेगा और उसमें से 2 स्टेटमेंट रहेंगे और अब आपसे ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें देगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी पहला और दूसरा एक साथ कथन सत्य है। यानी जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कथन हमारा ये पहला सत्य माना जाएगा। दूसरा कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट आर नॉट, स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट, यानी पहला ही कथन केवल सत्य है। अकेला पहला कथन सत्य है। और तीसरा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी जस्ट इसका अपोजिट कि पहला और दूसरा एक साथ कथन सत्य नहीं है। और लास्ट है कि ओनली सेकंड इज सफिशिएंट, केवल दूसरा सत्य है, यानी कथन दूसरा ही केवल देने में सत्य है। आइए तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो पहले आप अपने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पहले इस जो भी आपको गिवन है प्रश्न इसको देखेंगे और स्टेटमेंट पहला देखेंगे। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे कि यहाँ 3 वर्गाकार बोर्ड है। क्या इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कहीं से कि यहाँ पास 3 वर्गाकार बोर्ड हैं? तो इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद पहले स्टेटमेंट से हम बिल्कुल भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि हमारे पास यहाँ 3 वर्गाकार बोर्ड हैं, क्योंकि हमें कहीं पास नहीं बताया गया है कि 3 वर्गाकार बोर्ड हैं। बस इतना बताया कि 3 विभिन्न आकार के हैं और 5 बोर्ड है और कैसे कैसे हैं, वर्गाकार है, आयताकार और वृत्ताकार। अब जब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे उस समय आपको इसको भूल जाना है, सिर्फ इसी पे फोकस करना है। कहता है कि आयताकार बोर्डों की संख्या वर्गाकार बोर्डों की संख्या का 1/3 है। जब हमें न तो वर्ग का पता है न ही तो आयता का पता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका 1/3 है। क्लियर? तो यहाँ से भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये भी हमारा अकेला इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सत्य है। यदि दोनों को साथ मिले तो यहाँ कहता है 3 वर्गाकार बोर्ड है और साथ में क्या कहता है, बोर्डों की संख्या क्या है, वर्गाकार बोर्डों की संख्या की 1/3 है। दोनों को साथ लेंगे तो 3 वर्गाकार बोर्ड है। चलिए तो 3 मैंने वर्ग मान लिया, 3 वर्ग बोर्ड है। फिर कहता है आयताकार बोर्डों की संख्या वर्गाकार बोर्डों की संख्या की 1/3 है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आयताकार कितने हो गए आपके, आयताकार जो हो गए आपके बोर्ड 1 हो गया, तो 3 और 1 4 और 1 शेष बच गया। कौन बच गया हमारा, वृत्ताकार। तो 1 हमारा कौन हो गया, वृत्ताकार। तो इससे हमारे दोनों स्टेटमेंट को एक साथ मिलाने से ये कथन जो हमारा लिखा हुआ था इसका आंसर देने के लिए सत्य है। इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा वो क्लियर होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। क्लियर? यानी दोनों ही मिलकर आपस में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सफिशिएंट होंगे। तो इस तरह से ये था हमारा प्रश्न और इस पैटर्न पर आधारित आपके कहना चाहिए तो रीजनिंग में भी सवाल आते हैं
तो उसी पैटर्न को उठाते हुए मैथ में भी आजकल वो ग्रुप डी में देने लगा है। तो गाइस इस तरह का ये उत्तर हमारा आ गया क्लियर। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, और अंतिम क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद आज का सेशन यहीं तक। तो क्वेश्चन है आपका लास्ट आज का, कहता है कि पूर्ण रूप से 10 गुणक वाली, पूर्ण रूप से 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? क्लियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 36, 36, 24, 48 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 16। इस प्रश्न को पहले आप पढ़िए और समझिए। क्या कहता है कि पूर्ण रूप से 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या। 10 गुणक का मतलब होता है कि फैक्टर आप इसका करो, ये जो ऑप्शन है तो इनका जो फैक्टर हो कितना होना चाहिए? 10। ऐसी कौन सी है हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो एक ट्रिक है कि इनका ऐसा गुणनखंड करिए जो प्राइम फैक्टर हो। तो इसका क्या क्या प्राइम फैक्टर हो सकता है? 2 की पावर 2, क्लियर, एंड 3 की पावर 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। हाँ यस। और इसमें क्या हो सकता है कि 2 की पावर 3 इंटू एंड 3, 8 त्रिक 24, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 4, क्लियर, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, 16 3 48, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। आइए अब इसका एक रूल है आपका कि जितनी पावर उतना आप इसमें प्लस 1 1 करके आप कर दें तो उतने इसके फैक्टर माने जाएंगे। तो इसके कितने फैक्टर? 9। इसमें करिए 4 इंटू 2, 8 फैक्टर। इसमें करिए तो 2 इंटू 5, तो कितने हो गए? 10, और इसके 5। क्लियर। तो करेक्ट योर आंसर 48, यानी 48 यह सबसे छोटी संख्या है जिसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर या गुणनखंड कितने हैं? 10 है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन यहीं तक। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन नए नए वीडियो के मिलते रहें। और जो भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।